आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में 100 तक प्रश्न हुए थे। अब चलिए 101 से फिर से शुरू करते हैं। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश, वी कमांड, अधिकार पेक्षा, वाई वॉट अथॉरिटी। तो ये प्रतिषेध मिला हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ये सब बीपीएससी के सवाल हैं, एक से अधिक आंसर हो सकते हैं इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उसे उस रिट को क्या कहा जाता है? यह मैंडेमस, परमादेश कहा जाता है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। दो सूची हैं, उसे मिलाने और सही उत्तर का चयन करना है। ये इसमें सीधे आंसर पे चलते हैं। अनुच्छेद 16(2) किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के या किसी अन्य के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। 29(2) किसी भी 29(2) किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित या राज्य से सहायता मिलने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। और 31(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये है। अब अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद बताना है। अस्पृश्यता कांड, अनुच्छेद 17। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। अगला फिर से वही है, अनुच्छेद मिलाना है सीधे सीधे। उपाधियों का अंत, 18। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण, 29। शिक्षा का मूल अधिकार, 21(a). अगला है, किस अनुच्छेद से कौन सा केस जुड़ा हुआ है? यानी मौलिक कर्तव्य से कौन सा है, मूल ढांचे से कौन सा है, ये मिलाना है। सीधे आंसर पे आते हैं। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती केस में कहा। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स मामले में दिया। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, ये अनुच्छेद 23 के तहत उपन देता है। किस वाद ने संविधान को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती वाद में। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मुकदमे में किया? यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स वाद में भी किया गया। पहले केशवानंद भारती ने दिया था। निम्न में से किस वाद में भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? केशवानंद भारती। मूल अधिकार से संबंधित निम्नांकित निर्णयों को सही कालानुक्रम अनुसार चुनिए, यानी कि कौन सा केस कब का है, इसके अनुसार डेट के आधार पर मिलाना है। सीधे आंसर पे आते हैं। A.K. गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950 का है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 67 का है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 73 का है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 का है। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। पहले मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों में आएगा। मौलिक अधिकार अब नहीं है। कथन है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। दूसरा कथन है कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद
300 ए के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। कथन ए और कथन दो दोनों सही है, केवल सही है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, ये गलत है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, ये सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 301 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। उस समय कांग्रेस नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार थी, सीधे 42वां कांग्रेस का है। अगला देखें, निम्न में से किसके द्वारा संपत्ति को के मूल अधिकार को का लोप किया गया? यह है 44वें मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। अगला है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? 44वें संशोधन 78। ये भी वही रिपीटेड है। संपत्ति का अधिकार 44वां मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। इसको संपत्ति के अधिकार को, रिपीटेड सवाल है, फिर से रिपीट। कौन मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का नहीं है। कौन मूल अधिकार नहीं है? वही रिपीट हो रहा है। 6 मूल अधिकार हैं, कौन नहीं होगा? निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार में नहीं है? ये विरोध का अधिकार इसका ऑप्शन है, ये नहीं है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार नहीं देता है, समानता का अधिकार देता है, धर्म पालन का देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार में सीधे सीधे नहीं कहा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लिंग की समानता का अधिकार है, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह भी सही है। और इससे अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई भी विधिक उपबंध नहीं है। तीनों सही हैं। ये IAS का 1996 का सवाल है। अगला है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है किंतु गैर नागरिकों को नहीं है। ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये गैर नागरिकों को नहीं है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये भी नहीं है। कानून के समक्ष समता सबको है, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण सभी को है। अगला है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? यह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो चाहे सो नहीं बोलेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये 2, 3 और 4। विधि के समक्ष समानता पूछ के रहा है। 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार है, नागरिकों के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि प्रश्न अन्य 3 अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? अच्छे, चलें आगे लिखें, आगे देखें। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी भी धार्मिक संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ का हकदार हो जाता है? तो यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन कर सकता है, और यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है। ये सही है। ये गलत है कि राष्ट्रपति स्वयं इस समुदाय के एक प्रतिनिधि को
लोकसभा मनोनीत कर देता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था कब? 1976 में। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अध्यादेश 1975 में जारी किया गया था और 76 में उसको अधिनियम बनाया गया। अगला प्रश्न है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है उपरोक्त सभी के द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा बाल श्रम के उपयोग निषिद्ध किया गया। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। ये वाद याद रहना चाहिए। डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, तो अधिकार बिना कर्तव्य वैसे ही है। ये अर्नेस्ट बार्कर का कथन है। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंध है? यह अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ये अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। और अगला है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई ग्रेट ब्रिटेन से। तो ये था मूल अधिकार का। अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ सवाल। नीति निर्देशक तत्व में दोनों में अंतर याद रखिएगा। पहला है प्रश्न की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं है। बाकी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी सही है। अगला प्रश्न है तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ये नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब होता है लागू करना और प्रवर्तनीय नहीं है कहा जा रहा है। तो नीति निर्देशक तत्व, इसको लागू जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, मूल अधिकार को लागू कराया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? अवाद योग। अवाद योग मतलब न्यायालय नहीं जा सकते इसको लेकर के। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व नंबर 1 विधायिका के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और कार्यपालिका कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ये ना तो दो, यानी कि 1 और 2 दोनों नहीं है, सही नहीं है दोनों। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये 2 और 3 सही है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि पहला है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, दोनों सही है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व में है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? नीति निर्देशक तत्व। वही रिपीट है। भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? नीति निर्देशक तत्व को तो ये समाजवादी में भी, उदार बौद्धिकतावादी में भी और गांधीवादी में भी, तीनों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ये उपरोक्त सभी है, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी तीन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ये आयरलैंड से ही पूरा नीति निर्देशक तत्व का कॉन्सेप्ट लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो
आयरलैंड। ये रिपीटेड सवाल है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है, ये सब रिपीटेड है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये शासन के लिए है और मूल अधिकार जनता के अधिकार है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण का किसका उल्लंघन करता है? यह है नीति निर्देशक तत्व का। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराध के लिए दोष सिद्धि मूल अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मूल अधिकार है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण मूल अधिकार है, और पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्व है। कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? ये समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्व है, उससे सभी मूल अधिकार। निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40। अगला है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ये अनुच्छेद 40। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक तत्व है। अगला है अनुच्छेद मिलाना है, सीधे सीधे आंसर पे चलते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता 44, कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। अगला फिर से अनुच्छेद मिलाना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन 41, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, और अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अगला है फिर से अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अगला है कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व का सुमेलित युग्म पहचानिए, यानी कौन सा सुमेलित है? तो ये पुरुषों और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। शेष अनुच्छेद आ चुके हैं। अगला है फिर से अनुच्छेद कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये बताना है। तो सहकारी सोसाइटी, इसका अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन है, 43B में है सहकारी समितियां, 43B। न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण 50 में है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि 46 में है, और ग्राम पंचायतों का गठन 40। नीचे कथन दिए गए हैं, उन कथनों में कथन कारण देखना है कि कथन है कि मनरेगा अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। कौन सा सही है और क्या है? तो ये सही है परंतु आर गलत है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधिक है, यानी कि ये अधिकार नहीं है, नीति निर्देशक तत्व में है। अगला है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? अनुच्छेद 43। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ये अनुच्छेद 43A। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 43A। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ये अनुच्छेद 51 में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा।
41 में है काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 43A में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। और 48A में है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अगला है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के वृद्धि ये नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? समान आचार संहिता ये पहले से है। अगला है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। अगला है संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ये 1, 2 और 3 यानी बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। दलित शब्द संविधान में उल्लिखित नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग उल्लिखित है लेकिन दलित शब्द नहीं है। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? ये 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, ये शिक्षा का अधिकार है। मद्य निषेध, गो रक्षा और पर्यावरण संरक्षण ये है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? ये वही रिपीटेड सवाल है। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? ये है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, ये दिया गया है। दुर्व्यापार और बलात् श्रम ये मूल अधिकार वाले में है। अगला है संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो इसमें भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। उपर्युक्त में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो ये 2 और 3 कुटीर उद्योग गांधी जी कहा करते थे और ग्राम पंचायतों को भी गांधी जी कहा करते थे। अगला है कि देखते हैं कि गांधी जी वाले में कौन कौन सा है। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित प्रावधान को नीति निर्देशक तत्व के तहत सम्मिलित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत का गठन 40, कुटीर उद्योग 43, SC/ST और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा का प्रबंध 46, मादक पेय पदार्थ वाला अनुच्छेद 47, गाय और बछड़ों और दुधारू पशुओं के वध पर रोक और नस्ल सुधार का प्रयास 48। तो ये सब है गांधीवादी सिद्धांत पर। निम्न में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, ये है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा पर शांत है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद से जोड़ा गया? ये मुफ्त कानूनी सलाह, ये 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त और कानूनी सलाह, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जोड़ा गया है बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा कथन है कि यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? यह 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और
दूसरा है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, बाकी गलत है। अब इसकी व्याख्या बहुत ज्यादा है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। आगे देखें, कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता। नीति निर्देशक सिद्धांत के विषयों की पहचान कीजिए। तो ये मद्य निषेध केवल है, बाकी सब मूल अधिकार है। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ये अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये मूल अधिकार है, से सभी नीति निर्देशक तत्व हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, न्याय संगत मानवोचित दशा और जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधन का समान अधिकार, ये सब नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा? के.टी. शाह ने। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व भारत सरकार के द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरा होते हैं? ये केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस उपबंध के तहत वो शामिल हो जाता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संख्या। छोटे परिवार का मानदंड ये नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये सब नहीं है। ये था नीति निर्देशक सिद्धांत। अब मूल कर्तव्य। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? तो ये न तो ए और न ही दो, ये दोनों नहीं है। तो आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति, काफी फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। अगला है कि किस कमिटी, वही रिपीटेड सवाल, फिर वही रिपीटेड सवाल, किसकी सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? यह है 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी के टाइम में किया गया था। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? यह है तीसरे स्थान पर। 51 क के तहत तीसरे स्थान पर उपखंड ग में रखा गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य। ये आपको लाइन बाय लाइन याद करना होगा सीक्वेंस से। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? यह है 51A में। मूल कर्तव्य कब सम्मिलित किया गया? 76 में। मूल कर्तव्य 42वां संशोधन 76 में। मूल कर्तव्य उल्लिखित है किस भाग में? भाग 4A में। संविधान के किस भाग में? भाग 4A में। स्वर्ण सिंह समिति 76 के सदस्य रहे हैं कौन कौन? इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये A.R. अंतुले, S.S. रे और C.M. स्टीफन। काफी थोड़ा सा उलझाऊ प्रश्न है। स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष सहित 12 सदस्य समिति, तो 12 का नाम कहाँ तक याद रखेंगे? ऐसा सवाल कभी कभी आता है और ये छोटे मोटे एग्जाम का सवाल है। किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए? ये है 42वां। नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 क। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, ये 51 क, अनुच्छेद 51 क है और भाग 4 क। 10 आचार आदेश को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मूल कर्तव्य से संबंधित है? रिपीटेड सवाल है। मौलिक कर्तव्य 42वां, मौलिक कर्तव्य 42वां, ये सब रिपीटेड सवाल है। मौलिक कर्तव्य संबंधित कथन सही नहीं है कौन सा? तो ये इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये नहीं है। इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है।
तो ये सब हैं, केवल ये परमादेश वाला नहीं है। अगला कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव मतदान नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन और उसके आदर्श का सम्मान, ये सब है। ये 11 आपको याद रहना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्यों में कौन सा है? तो यह है हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगला, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? यह अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें, ये मूल अधिकार है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को संजोए रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, ये सब मूल कर्तव्य का हिस्सा है। कौन मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो ये है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ऐसा कुछ नहीं है। संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये है। गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना, ये कर्तव्य में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो ये देश की रक्षा करना, ये है। आयकर अदा करना, ये नहीं है। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, ये है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। मौलिक कर्तव्य में निम्न में से क्या है? तो ये मिश्रित संस्कृति और समृद्ध विरासत की रक्षा, ये है। सामाजिक न्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा, ये नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा की खोज और भावना विकास, ये है। वैयक्तिक और सामूहिक क्रियाकलापों में सभी क्षेत्रों के उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ये वन्य प्राणी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। शामिल है किसमें? 51 क्रम। अगला है कि कौन सा गलत है? मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। भाग 4 मूल कर्तव्य गिनाए गए हैं। 51 का प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये सब है। अगला है कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है ये 49 के तहत। अगला है कि निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 क में वर्णित नहीं है? ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का विकास, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये नहीं। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव मतदान करना, ये नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और आदर्शों का सम्मान करना, ये सब है। अब ये मिलाना है किस भाग में क्या है, कौन सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो ये भाग 5 मूल कर्तव्य, ये नहीं है। भाग 4 क में है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, ये मूल कर्तव्य है। अगला है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कौन सा विषय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसको सीधे आंसर पे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, 51 ग। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, 51 क छ। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, 51 क ज। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 50। तो ये था मूल कर्तव्य। अब अगले वीडियो में राष्ट्रपति के सेक्शन से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।